नमस्कार, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। रणनीति श्रृंखला के एक और सत्र में आज हम कला और संस्कृति के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारी चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो कला और संस्कृति को प्रारंभिक परीक्षा के साथ में जोड़ करके हम यहाँ पर इन विषयों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास विषय को हम जब सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में देखते हैं तो हमारे सामने निम्नलिखित विषय आते हैं, जिसमें हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को। इसके साथ साथ हम देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। तत्पश्चात हम लोग यहाँ पर देखते हैं भारतीय विरासत और संस्कृति के विषय। भारतीय विरासत और संस्कृति, इसी को प्रसिद्ध रूप में कला और संस्कृति कह दिया जाता है। लेकिन अगर हम संघ लोक सेवा आयोग ने जो पाठ्यक्रम दिया है सिविल सेवा परीक्षा का, अगर उसके अनुसार इसको हम देखें तो वहां पर भारतीय विरासत और संस्कृति शब्द का ही प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, तत्पश्चात विश्व इतिहास के कुछ विषय, और इसके साथ में हम देखते हैं आज़ादी के बाद का भारत। अगर आप यहाँ पर शुरुआत के इन दो विषयों को देखें तो मूल रूप से इनका संबंध हमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा भारतीय विरासत और संस्कृति, इसके साथ साथ में आधुनिक भारतीय इतिहास को हम देखें तो इनका संबंध हमें प्रारंभिक परीक्षा और इसके साथ साथ मुख्य परीक्षा के साथ में देखने को मिलता है। अंततः हम जब विश्व इतिहास और आज़ादी के बाद के भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम इसे जोड़ते हैं मुख्य परीक्षा के साथ। लेकिन अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए, अगर आप उन क्लासेस को देखें तो वहां पर आपको एक विषय समझ में आएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास भारतीय विरासत और संस्कृति को समझने में एक आधार का कार्य करते हैं। मैं आज की क्लास में भी इन विषयों को जोड़ करके कई सारी और बातें आपको बताऊंगा। तो आइए यहां से आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है। अगर आप यहाँ पाठ्यक्रम पर ध्यान दें प्रारंभिक परीक्षा के, तो पाठ्यक्रम में संघ लोक सेवा आयोग ने लिख करके आपको दिया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इस एक लाइन से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होता सिवाय इस एक बात के कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये निश्चित रूप से यहाँ पर स्पष्ट है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर में आपको इस विषय के ऊपर में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर साधारण तौर पर लिखा है भारत का इतिहास। एक बात तो स्पष्ट है कि विश्व इतिहास यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन भारत का इतिहास, अब इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास भी है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी है, आधुनिक भारतीय इतिहास भी है, कला और संस्कृति के विषय भी हैं। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या का विषय रहता है कि आखिर अब यहाँ पर हम किस विषय को पढ़ें, किस विषय को न पढ़ें। तो ऐसे में इस समस्या का जो समाधान है वो हम निकालते हैं किस प्रकार से कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं आखिर उन प्रश्नों की प्रकृति क्या रही है। अगर ये बात हमको स्पष्ट हो जाए तो यहाँ से हमें ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि हमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, इसके अलावा कला और संस्कृति के विषय हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास है, हमें क्या पढ़ना है, किस पर हमें अधिक ध्यान देना है, किस पर हमें कम ध्यान देना है, वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर कला और संस्कृति का जो खंड है, इस खंड की उपयोगिता कितनी है प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में। अब ये बात तब स्पष्ट होगी जब विगत वर्षों में इस खंड से जो प्रश्न पूछे गए हैं, हम एक बार इस बात को देखें कि कितने प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो भारतीय विरासत और संस्कृति, इस खंड से हमें दिखाई पड़ता है कि 2015 में हमें यहाँ पर 8 प्रश्न देखने को मिले, 2016 में 10, 17 में 4, 18 में 5, 19 में 7, 20 में 4, 21 में 5 और 22 में 7। अब यहाँ पर अगर आप अंकों की बात कर लें तो हर एक प्रश्न 2 अंक लेकर के चलता है। ऐसे में एक औसत अगर हम निकालें तो 6 से 7 प्रश्न
हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 12 से 14 अंक इस खंड से प्रारंभिक परीक्षा में हमें लगभग देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आप यहां पर देख सकते हैं कि 2017 में कम भी हैं, 4 प्रश्न हमें दिखाई पड़ रहे हैं। 2016 में आप देखें हमें 10 प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं। हम एक औसत की बात ही करते हैं यहाँ पर। और इस बात को आप ध्यान रखें कि जिस परीक्षा के अंदर में 1 अंक या उससे भी कम के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता है या उनका चयन नहीं भी होता है, या एक अच्छी आपको रैंक मिल जाती है या अच्छी रैंक आपको नहीं भी मिलती है, तो ऐसे में एक एक अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब विषय ये उठता है कि आखिर इस खंड से जो प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति क्या है। तो इसको देखने के लिए हम कुछ प्रश्नों को यहां पर उठाते हैं। आप जरा यहां पर देखिएगा। एक प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। आप ध्यान रखें, नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। देखिए, हम लोग जब भारतीय दार्शनिक परंपरा को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें 6 स्कूल देखने को मिलते हैं और ये बहुत आसान सा विषय रहता है और बहुत आराम से इसका हम लोग जवाब दे सकते हैं कि लोकायत और कापालिक। अब इस बात को आप ध्यान रखें कि आपसे यहाँ पर भारतीय दार्शनिक परंपरा के जिन 6 स्कूलों की यहाँ पर बात आपसे कर दी गई, इसके अंदर मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों से कुछ एक तथ्य निकाले जा सकते हैं जो कि आपके लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा आप एक प्रश्न यहां पर और देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। अब जरा यहां पर देखिए, गरबा गुजरात, मोहिनी अट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो नृत्य के शैलियां हैं, इन नृत्य की शैलियों को राज्य के साथ में जोड़ा गया है। गरबा बहुत प्रसिद्ध है गुजरात के संदर्भ में, बिल्कुल सही है। यक्षगान कर्नाटक के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। कई वर्षों पहले यहां से अलग से एक प्रश्न पूछा जा चुका है और अब यहां पर जोड़ करके पूछ दिया गया मैच करने के लिए। और मोहिनी अट्टम को हम जब देखते हैं तो मोहिनी अट्टम का संबंध ओडिशा से नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमें कहां से दिखता है, केरल से। और ओडिशा से हमें ओडिसी नृत्य शैली दिखाई पड़ती है जुड़ी हुई। अब आप यहां पर इस बात को ध्यान में रखिए कि जो नृत्य होते हैं, नृत्य की शैलियां होती हैं, इसके अलावा मार्शल आर्ट के विषय होते हैं, पपेट्री के विषय होते हैं अर्थात कठपुतली के विषय होते हैं। ऐसे कई सारे विषय हैं जहां पर अगर आपको सिर्फ यही पता है कि यह किस राज्य के साथ में संबंधित है, कहां से जुड़ा हुआ है, तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर तो आप वैसे ही यहां पर निकाल लेते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो 1 और 3 अर्थात सी इसका सही जवाब हो जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आप देखें, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान हैं। पहला है, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। अगला है, दोनों में शिलाकृत या शैलकृत स्मारक हैं। अब जरा आप समझिए ध्यान से कि अजंता और महाबलीपुरम, इनके बारे में जब तक आप प्राचीन भारतीय इतिहास में नहीं पढ़ेंगे तब तक इस प्रश्न को करने में कहीं ना कहीं आपको समस्या आएगी। दरअसल प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है वो एक प्रकार की समय रेखा का निर्माण करता है कि कौन से विषय पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, कौन से विषय सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं, कौन से वैदिक संस्कृति से, कौन से मौर्य काल से, उत्तर मौर्य काल से, गुप्त काल से, उत्तर गुप्त काल से। ऐसे ही पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। तो यहां से जब आप प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि कौन सा राजवंश कहां था, किसकी क्या भूमिका रही है। और एक बात आप ध्यान रखिए, कला और संस्कृति के जो विषय हैं वो बड़े अनुप्रयोग पर आधारित रहते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें और ये पता है आपको कि अजंता और महाबलीपुरम का समय काल बिल्कुल अलग है, जो कि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन से मालूम चल जाता है
कि जो अजंता की गुफाओं का समय काल है, जब इनको बनाना शुरू किया गया था महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर में, तो ये उत्तर मौर्य काल का समय था। और महाबलीपुरम के अंदर में हम जो पंचरथ आदि को देखते हैं, इनको हम कहां से देखते हैं? इनको हम मूल रूप से पल्लव वंश के साथ में जोड़ के देखते हैं। पल्लव वंश जिसका विस्तार हमें उत्तर गुप्त काल में भी देखने को मिलता है और पूर्व मध्य काल के साथ में भी इनका जुड़ाव हमें दिखाई पड़ता है। तो दोनों का समय काल अलग अलग है। तो जो भूमिका मैंने आपको बताई है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, वो आपको स्पष्ट हो रही होगी यहां से। तो ऐसे में अब क्या हो जाएगा? पहला वाला तो गलत हो गया। इसके अलावा दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, जो अजंता की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म के साथ में संबंधित हैं, और महाबलीपुरम के अंदर में जो पंचरथ आदि बनाए गए हैं, इनका संबंध हम मूल रूप से देखते हैं जो ब्राह्मण परंपरा है इसके साथ में, या वैदिक परंपरा आप कह लीजिए। तो अभी कुल मिलाकर के जो बात हमको यहां पर समझ आती है कि दोनों का जो संबंध है वो एक ही धार्मिक संप्रदाय से तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में दूसरा वाला भी गलत हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए, दोनों में शिलाकृत या शैलकृत स्मारक है। हम जब स्थापत्य को पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर हम मुख्य रूप से दो तरह की संरचनाएं देखते हैं। एक शैलकृत होती हैं, अर्थात चट्टानों को, पत्थर को काट के बनाई जाती हैं। एक होती है संरचनात्मक, जिसमें हम अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर पत्थरों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ईंट वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, संरचनात्मक संरचनाएं बनाते हैं। तो अगर आप यहां पर इन दोनों में एक साम्यता देखें, एक समानता देखें, तो दोनों में ये बिल्कुल समानता का बिंदु है कि ये दोनों स्मारक कैसे हैं? शैलकृत हैं। बिल्कुल सत्य बात है। ऐसे में बी अर्थात केवल 3 यहां पर सही हो जाता है। तो आपको यहां पर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए हम विरासत और संस्कृति के विषयों को या कला और संस्कृति के विषयों को हल करते हैं, और ज्ञान का अनुप्रयोग यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। तो मैंने यहाँ तक आपको तथ्यात्मक विषय, अवधारणात्मक विषय दोनों दिखाए हैं। अब जरा आप एक प्रश्न और देखिए। प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है? देखिए, त्रिभंग मुद्रा बहुत प्रसिद्ध है। मैंने आपको जब पहला प्रश्न यहां पर दिखाया तो वहां पर आपने क्या देखा? पहले प्रश्न में आपको दिखा कि जो भारत के अंदर में दर्शन के 6 स्कूल हैं, उनसे उन्होंने प्रश्न उठाया। आप यहां पर देखें त्रिभंग मुद्रा को, तो हड़प्पा सभ्यता को हम जब देखते हैं तो वहां पर कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति हमें दिखाई पड़ती है, और वो त्रिभंग मुद्रा में है उसकी मूर्ति। और त्रिभंग मुद्रा नृत्य के अंदर में हमें बार बार देखने को मिलती है, मूर्ति कला के अंदर बार बार देखने को मिलती है। हम जब नृत्य के जो शैलियां हैं, जब इनको देखना शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पर मूल रूप से इस बात को देखते हैं कि एक विषय हमारे सामने आता है तांडव का, और एक विषय हमारे सामने आता है लास्य का। अगर हम तांडव मुद्रा की बात करें तो तांडव मुद्रा में जो शरीर की गति होती है, जो शारीरिक मुद्राएं होती हैं, इन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा हम जब लास्य की बात करते हैं तो हम मूल रूप से यहां पर बात करते हैं भाव की, हम भावनाओं की बात करते हैं यहां पर। तो अगर आप इन विकल्पों को देखें तो यहां पर चेहरे के भाव आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा आपको दिख जाएगा कि स्वयं को अभिव्यक्त करना। इसके अलावा प्रेम और श्रृंगार के विषय आपको दिख जाएंगे। तो बी, सी और डी तीनों में मुख्य रूप से जो लास्य की विशेषताएं हैं उनको दिखाया गया है। और अगर आप पहला देखें तो पांव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप से पहले वाले कथन में केवल शरीर की मुद्राओं का जिक्र किया गया। तो आप थोड़ा सा ज्ञान का अनुप्रयोग सीख करके जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर ध्यान दे करके बहुत आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब प्रश्नों की प्रकृति को देखने के बाद में जो अगला विषय आता है वो आता है कि आखिर अध्ययन सामग्री के रूप में
हम किन विषयों को इस्तेमाल करें, पहला। इसके अलावा आखिर कौन कौन से विषय यहाँ पर काम के हैं, किन किन विषयों पर हम अधिक ध्यान केंद्रित करें, इस विषय पर हमें ध्यान देना है। और अंत में हमें देखना है कि आखिर अध्ययन की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आइए देखते हैं कि आखिर हमें अध्ययन करते हुए किन किन विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आप यहाँ पर जरा देखिएगा, ये महत्वपूर्ण विषय कुछ रखे हैं मैंने आपके लिए। तो वास्तुकला के विषय आपको दिख रहे हैं, चित्रकला, भक्ति और सूफी आंदोलन, मूर्तिकला, शास्त्रीय नृत्य, इसके साथ साहित्य और विदेशी यात्री, भारतीय दर्शन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दरअसल यहाँ पर एक विभाजन है। विभाजन इस विषय का है कि ये जो विषय मैंने आपको अभी बताए, ये प्रारंभिक परीक्षा में और इसके साथ साथ में ये विषय आपके काम आते हैं मुख्य परीक्षा में। ऐसे ही आप यहां पर देखें तो ये विषय भी आपको प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में दोनों में आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी विभाजन, कोई भी बात सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में अंतिम तो हो नहीं सकती, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग को हम जब देखते हैं और यहाँ पर जो इसका अंग्रेजी संस्करण है यूपीएससी, तो यहाँ पर यू का आशय हम कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जिसके बारे में हम कोई संभावना व्यक्त न कर सके। लेकिन बहुत जाहिर सी बात है कि इन प्रश्नों के अध्ययन से हमें एक हद तक अंदाजा तो लगता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा संदेह की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन बहुत अधिक संदेह करके, बहुत अधिक शंका के जाल में फंस करके तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हमें आशावादी तो होना पड़ेगा, हमें भरोसा तो करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने परीक्षा निकाली है, अगर हम उनके अनुभवों को यहां पर उठा करके देखें, जो साल दर साल प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति को उठा करके देखें, तो प्रश्न तो बनते हैं। आप जो पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके पढ़ने से वहां पर बन जाते हैं। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि एक हद तक हम जो निर्णय निकालते हैं प्रश्नों की प्रकृति को देखकर, जो विषयों का निर्धारण करते हैं, अध्ययन सामग्री का निर्धारण करते हैं, एक हद तक हमें समझ में आता है कि किस तरीके से परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है। हाँ, थोड़ी सी गुंजाइश संदेह की हमेशा रहेगी और वो इस परीक्षा की अपनी एक खास विशेषता है, उसका आनंद लीजिए। अब जरा आप यहां पर देखिएगा, वास्तुकला की अगर आप बात करें तो वास्तुकला के विषय प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर के और आधुनिक काल तक हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही चित्रकला के विषय भी हमें प्राचीन से लेकर के आधुनिक काल तक। भक्ति और सूफी आंदोलन की अगर हम बात करें तो हम मध्यकाल में देखते हैं मूल रूप से इसको, किस तरीके से दक्षिण भारत से, दक्कन के क्षेत्र से होते हुए उत्तर भारत तक इसका विकास हुआ है, उस पूरी विकास प्रक्रिया को देखते हैं। अक्सर इस विषय से हमें कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। मुख्य परीक्षा के जो विषय हैं, इनके संदर्भ में आप तैयारी कैसे करनी चाहिए, यह मैं एक अगली क्लास के अंदर में आपको बताऊंगा ही, तो बहुत तनाव मत लीजिएगा उसके लिए। इसके अलावा आप देखिए, मूर्तिकला के विषय हैं तो इनको भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास से आधुनिक काल तक मूल रूप से। लेकिन मूर्तिकला में एक बड़ी खास बात है कि मूर्तिकला के जो अधिकांश विषय हैं वो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलेंगे। बाद के दौर में इनमें बहुत बड़े ऐसे बदलाव नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत तो बदलाव हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां पर हम गांधार मूर्तिकला को देखते हैं, मथुरा मूर्तिकला को देखते हैं, अमरावती मूर्तिकला को देखते हैं, फिर इसकी उपशैलियों को हम देखना शुरू करते हैं, चाहे वो सारनाथ के अंदर में हो चाहे नालंदा के अंदर में हो। ऐसे ही हम शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य हैं, इसके अलावा जो लोक नृत्य हैं, बड़ी समृद्धशाली परंपरा है भारत के अंदर में, तो ये अपने आप में एक और महत्वपूर्ण विषय रहता है। ऐसे ही साहित्य और विदेशी यात्री, दरअसल ये हमारे लिए अनेक रूपों में महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है आप समझिएगा इस बात को कि ये हमें इतिहास के एक स्रोत के रूप में भी उपयोगी दिखाई पड़ते हैं।
इतिहास को जानने का भी एक साधन है ये, कि आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थितियां कैसी थी, कुछ अन्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो इनके बारे में जो तत्कालीन साहित्य जो भारत में रचा गया, अगर कुछ विदेशी यात्री आए हैं, कुछ चीन के क्षेत्रों से आए हैं मूल रूप से, इसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्रों से जो लोग आए हैं, तो इन्होंने आखिर क्या लिखा है भारत के बारे में। मध्यकाल में आप आ जाइए तो अरब यात्रियों के जो वृत्तांत हैं वो हमारे लिए बड़े उपयोगी हो जाते हैं। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास में ही बिल्कुल आप शुरू में जाइए तो आप मेगास्थनीज को देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो यूनानी और ग्रीक जो लोग भारतीय क्षेत्रों में आए तो उन्होंने क्या क्या वर्णन छोड़ा है। तो इस तरीके से साहित्य और विदेशी यात्री निश्चित रूप से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। इसके अलावा भारतीय दर्शन ये मानक विषय हैं, ये तो पढ़ने ही पढ़ते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म वैचारिक स्तर पर एक बात आप ध्यान रखिए, जिन विषयों के अंदर में आपको एक वैचारिक आधार दिखेगा, कई तरह के विचार दिखेंगे, कई तरह के मान्यताएं आपको देखने को मिलेंगी, तो ये ऐसे विषय रहते हैं हमेशा जो कि मुख्य परीक्षा के अंदर में आपको दिख ही जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए थिएटर, कठपुतली के विषय, इसके अलावा अमूर्त विरासत, मार्शल आर्ट, सिक्का शास्त्र, विज्ञान, तकनीक, त्योहार, ये कुछ ऐसे विषय रहते हैं जो कि मूल रूप से हमें प्रारंभिक परीक्षा के साथ में जुड़े हुए अधिक दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं तो भारत की कितनी ऐसी अमूर्त विरासतें हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, उनका क्या महत्व है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो बहुत आराम से यहाँ पर उनकी विशेषताओं को पूछते हुए या मैचिंग के लिए प्रश्न आपके सामने उभर सकते हैं। ऐसे ही मार्शल आर्ट में भी कि आखिर कौन सा जो मार्शल आर्ट है किस राज्य से संबंधित है। इसके अलावा अगर कोई उसकी अनूठी विशेषता है तो उसकी विशेषता से प्रश्न आपके सामने उभारे जा सकते हैं, जो कि बड़े कथन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के अंदर मूल रूप से, या कई सारे विषयों को जोड़ करके कोई प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी निकाला जा सकता है। उस संभावना से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। और जहां तक सिविल सेवा परीक्षा के अगर आप प्रारूप को देखें तो अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि 2 से 3 विषयों को जोड़ करके एक तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में, या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास का कोई विषय है या मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कोई विषय है, उसको आधुनिक काल के साथ में जोड़ते हुए प्रश्न निकालने की प्रवृत्ति हमारे सामने रहती है। तो अगर हम इन प्रवृत्तियों को समझें तो इनका अध्ययन करने के बाद हम उस आधार पर भी प्रश्नों को निश्चित रूप से हल कर सकते हैं। आइए अब जरा हम लोग बात करते हैं कि अध्ययन के हमारे स्रोत क्या होने चाहिए। देखिए, जो नई पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, आपको मूल रूप से इन पुस्तकों पर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप कक्षा 6 की जो पुस्तक है और जो कक्षा 7 की पुस्तक है, अगर आप इन दोनों पुस्तकों को देखें तो इन दोनों पुस्तकों के अंदर में 2 से 3 चैप्टर आपको हर एक पुस्तक में ऐसे मिल जाएंगे जो कि कला और संस्कृति के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कक्षा 6 की इस पुस्तक को देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक के जो स्तंभ आदि हैं उनके संदर्भ में कई सारे विषय आपको इस पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे। जो दार्शनिक परंपराएं आदि हैं उनके विषय आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही आप देखें कक्षा 7 के लिए जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है ये, तो यहाँ पर भी दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, यहाँ पर कला के क्षेत्र में खास तौर पर स्थापत्य के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहे थे, चोल काल आदि में जाकर के मूर्ति कला के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उनका जिक्र हमारे सामने उभर करके आता है। आप यहाँ पर एक जो चित्र देख रहे हैं ये मूर्ति कला से ही जुड़ा हुआ चित्र है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में या भक्ति और सूफी परंपराओं का जो विकास हुआ है मध्यकाल के अंदर में, वो विषय आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक आधारभूत समझ आपकी विकसित होनी शुरू होती है यहाँ पर नई एनसीईआरटी के अध्ययन से। इसके अलावा हम लोग जब और आगे बढ़ते हैं तो कक्षा 11 की जो भारतीय कला का परिचय नाम की पुस्तक है ये, जो कि ललित कला की पाठ्य पुस्तक के रूप में हमारे सामने आती है। अब यहाँ पर बड़े शानदार तरीके से पाषाण काल से लेकर के आगे बढ़ते हुए
भारत के अंदर में किस प्रकार से स्थापत्य का विकास हुआ, मूर्तिकला का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ, बहुत सुंदर तरीके से विस्तार से इसको बताया गया है। ऐसे ही इसी का भाग 2 भी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और एक मानक पुस्तक के रूप में नितिन सिंघानिया, ये पुस्तक भी हमारे पास में आती है, तो इस पुस्तक का भी अध्ययन यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन जब पहले आप एनसीईआरटी का अध्ययन कर चुके हो तब। अब जरा यहाँ पर समझिएगा, अध्ययन के स्रोत तो हमने निर्धारित कर लिए, लेकिन आखिर इन सबको हम पढ़ेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। क्योंकि यहाँ पर अवधारणाओं के साथ में तथ्यात्मक बातें भी हैं, तो आखिर इस समस्या का हम समाधान कैसे निकालेंगे। जब इसकी बात मैं करता हूं आपसे, तो हमेशा एक बात समझाता हूं आपको कि आप जब एनसीईआरटी को पढ़ें, जब आप इसका अध्ययन करें, तो पहली रीडिंग लगाने के बाद में, पहली बार उसको पढ़ने के बाद में जब आप दूसरी बार उसको देखना शुरू करें, तब आप वहां पर कुछ एक महत्वपूर्ण विषयों को चुन सकते हैं। और ये चुनाव कैसे होगा? ये चुनाव होगा जो विगत वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रकृति को ध्यान में रख करके। तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से एनसीईआरटी को आधार बना करके, चाहे वो कक्षा 6 की हो, 7 की हो, कक्षा 11 की हो और भाग 2 कक्षा 12 के साथ में जुड़ा हुआ है, इनको आधार बना करके आप बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये नोट्स आपके लिए तभी उपयोगी हो सकते हैं जब आपने प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन ठीक से किया हो। वो जो समय रेखा है, जो टाइम लाइन है, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो। इसके अलावा हम जब नितिन सिंघानिया की बात करते हैं, तो इस पुस्तक को आधार बना करके मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहती है। ये अपने आप में नोट्स के तरीके से ही लिखी गई है। तो ऐसे में आप एनसीईआरटी पर अधिक ध्यान केंद्रित करिए। और इसके अलावा नितिन सिंघानिया के अंदर में जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनको आप यहां जोड़ करके पढ़ सकते हैं। अब जो अगला विषय आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद में जो यहां पर विषय हैं, इनको हम ध्यान में कैसे रखें। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में तो एक नहीं अनेक विषय आपके सामने आएंगे एकदम से। मुख्य परीक्षा में आप जाओगे तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 और प्रश्न पत्र संख्या 2 आपको एक साथ देखने पड़ेंगे, एक साथ करने हैं, एक ही दिन में इनको देखना है। सुबह प्रश्न पत्र संख्या 1 और दोपहर के बाद में प्रश्न पत्र संख्या 2। तो आखिर आप पुनः अभ्यास कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे? इसको करने का एक सबसे शानदार तरीका है कि कभी भी किसी चीज को एक साथ करने की कोशिश मत करिए। मान लीजिए आपने एक विषय उठाया, स्थापत्य का या वास्तुकला का आपने विषय उठा लिया कि इसे हमें पढ़ना है। अब वास्तुकला के संदर्भ में कक्षा 6 की एनसीईआरटी क्या कहती है, कक्षा 7 की एनसीईआरटी क्या कहती है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी में कौन से विषय हैं, तो ये पूरी समय रेखा आपके पास स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप इसे खंडों में विभाजित करिए कि स्थापत्य को पढ़ते हुए आज मैं मूल रूप से जो शैलकृत स्थापत्य है इस पर ध्यान केंद्रित करूंगा। अब शैलकृत स्थापत्य को देखते हुए आप मुख्य रूप से 2 विषयों की तरफ जाते हैं कि एक तो आप जाते हैं गुफा स्थापत्य की तरफ और दूसरा आप जाते हैं जो आरंभिक मंदिर बनाए गए हैं इनकी तरफ। अगर आप थोड़ा सा इसमें और जोड़ना चाहें तो आप अशोक के स्तंभों को भी जोड़ लीजिए। अब ऐसे में शैलकृत स्थापत्य के जो विषय हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर में, आप एक बार पहले उन पर ध्यान केंद्रित। आप चाहें तो एक यहाँ पर और प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग ये कर सकते हैं कि जो मंदिर स्थापत्य है आप उसको बिल्कुल अलग कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे वहां से जोड़ के करें या मंदिर स्थापत्य को आप बिल्कुल अलग कर लें। और मंदिर स्थापत्य की बात करते हुए आप इसको विभाजित कर सकते हैं नागर शैली के अंदर में, द्रविड़ शैली में विभाजित कर लीजिए, आप इसे वेसर शैली में विभाजित कर लीजिए। और नागर शैली को आप फिर इसकी जो क्षेत्रीय उपशैलियां हैं उसमें विभाजित कर सकते हैं, चाहे वो पश्चिम भारत के अंदर में
सोलंकी शैली हो या मरु गुर्जर शैली हो, चाहे मध्य भारत में खजुराहो शैली हो, उड़ीसा की तरफ जाते हुए उड़ीसा शैली हो, तो इस तरीके से आप इन उप शैलियों में विभाजित कर सकते हैं। द्रविड़ शैली को आप पढ़ते हुए पल्लव काल में द्रविड़ स्थापत्य का कैसे विकास हुआ, चोल काल में कैसे चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है, और फिर वेसर शैली की आप बात करते हुए किस तरीके से नागर और द्रविड़ शैली के तत्व इसके अंदर में हमें दिखाई पड़ते हैं, किस काल में दिखाई पड़ते हैं, किस राजवंश के समय में दिखाई पड़ते हैं। तो आप एक एक करके, कि मान लीजिए आज आपने मंदिर स्थापत्य को चुना और उसमें आपने नागर शैली को पूरा कर डाला, फिर आपने द्रविड़ शैली को चुना, इसे एक साथ खत्म किया। अब जब आप इस तरीके से चीजों को तैयार करते हैं और जब आप पुनः अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर भी आपको इसकी मदद मिलती है। देखिए, आप जब पुनः अभ्यास करते हैं कई सारे विषयों को जोड़ करके, और खास तौर पर जहां पर तथ्यात्मक बातें आती हैं, तो तथ्यात्मक बातों के लिए यहां पर एक ही सलाह रहती है कि आप बहुत सारे तथ्यों को एक साथ तो कर नहीं सकते, और अगर आपने कर भी लिया और आप फिर भूल गए तो किस काम का है। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि हम कितने तथ्यों को अपने दिमाग में डाल रहे हैं और वो परीक्षा में हमारे लिए कितने काम के हैं। मान लीजिए आपने किसी विषय से, जो चित्रकला की जो स्थानीय शैलियां हैं, जो लोक चित्रकला है, आपने करीब वहां पर 35-40 के आसपास लोक शैलियां करने की कोशिश की, आपने किसी तरीके से कर भी डाला, प्रश्न आने की संभावना बमुश्किल 1। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने मेहनत कितनी की, आपको लाभ कितना मिल रहा है। तो यहां पर लागत लाभ का जो विश्लेषण है ये भी करना ही पड़ेगा। आप बहुत भावुक होकर के तैयारियां नहीं कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण विषय जहां से हमें प्रश्न दिखाई पड़ते हैं, तो हमें यहां पर अपने टाइम टेबल को इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है कि दिन में मान लीजिए सुबह के समय में आपने कुछ एक तथ्य उठाए, कुछ एक अवधारणाएं आपने उठाई, इनको पढ़ा। दिन में फिर आपने और विषय पढ़े, और जिस विषय का आप रिवीजन कर रहे हैं, रात को सोने के पहले आप इसको एक बारी फिर से देखें कि आपने जो सुबह पढ़ा था आपको कितना याद रहा। यहां पर मैं हमेशा अपने अभ्यर्थियों को एक बात बताता हूं कि आप जब इस तरीके से चीजों का अभ्यास करते हैं, और खास तौर पर सोने के पहले आप जब किसी चीज का अभ्यास करके सोते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे आपके अवचेतन मस्तिष्क में जानी शुरू हो जाती हैं। और अवचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस ब्रेन आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जहां पर अगर कोई इंफॉर्मेशन चली गई तो वो एक हद तक, एक सीमा तक परमानेंट हो जाती है, वो आपके पास रहती है, फिर लंबे समय तक रहती है। लेकिन इसके लिए आपको लगातार अभ्यास, पुनः अभ्यास की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि यहां पर जो भी मैंने चर्चा की है, कला और संस्कृति के विषय को ध्यान में रख करके प्रारंभिक परीक्षा के नजरिए से ये पूरी चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आप इस पूरी क्लास का, इस पूरे सत्र का एक सारांश यहाँ पर देखें, तो हमने बहुत वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात की, फिर हमने प्रश्नों की बात की, फिर हमने प्रश्नों की प्रकृति को देखा, फिर हमने विषयों का चुनाव किया, फिर हमने उन विषयों को विभाजित किया कि किस तरीके से कुछ विषय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के साथ जुड़ते हैं और कुछ मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा से ही अधिक संबंधित रहते हैं। फिर हमने अध्ययन सामग्री के विषय देखे और इसको आखिर पढ़ा कैसे जाए, कवर कैसे किया जाए और इस जानकारी को दिमाग में रखा कैसे जाए। तो ये सारे के सारे विषय इस पूरे सत्र में हमने यहाँ पर निर्धारित किए, इनको हमने कवर किया। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।